Good morning, everyone. Actually, we are discussing about ratio analysis. In the process of ratio analysis, first ratio is liquidity basis ratio. In the liquidity basis ratio, first ratio is current ratio. That I have already explained. Current ratio formula is current assets upon current liabilities. Today, we are going to start what of the effect of a transaction. It may be increase to the ratio, it may be decrease to the ratio, or it may be no change in the ratio. According to the transaction, what the effect will be in the ratio that we are going to present here. Okay, in the first question number 6a, the current ratio is given 2:1. And first transaction is purchase of goods on credit. Just suppose the total assets current ratio is 2:1. Means current ratio equal to क्या होता है? Current assets upon current liabilities. Means current assets is 2 rupees, then current liabilities is 1 rupees. Now the transaction is purchase of goods on credit. Means we purchase goods from XYZ, जो भी नाम दिया हुआ, यहाँ नाम नहीं दिया है. Credit purchase means there is a creditor, and second effect is the goods effect. ट्रांजेक्शन के अंदर अकाउंट्स को सर्च करना है और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को इफेक्ट देखना है. परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट मीन्स देयर इज टोटल 2 अकाउंट इफेक्टेड बाय दिस ट्रांजेक्शन. फर्स्ट वन इज द क्रेडिटर्स because the creditors who supply to goods to us, and second one is the goods account. Okay, in this condition current ratio की जहां अपन डिस्कशन करते हैं, the formula of current ratio is current assets upon current liabilities. in current assets के अंदर वो सारे assets को इंक्लूड करेंगे जो हाईली लिक्विड है या जिसको अपन इजीली कैश में कन्वर्ट कर देते हैं. अब क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि अपन को कौन सा करंट है, बस इतना सा ट्रांजैक्शन दिया, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट. अब इसका आंसर आप लोगों को इतना सा बताना है, या तो ये क्या होगा, इंप्रूव करेगा या डिक्रीज होगा रेशियो, या फिर नो चेंज. आप लोगों को इन तीनों में से आंसर देना है क्या होगा कि यदि अपन लोग गुड्स क्या करते हैं, क्रेडिट में परचेज करते हैं. मैंने एक एग्ज्यूम किया कि मान लेता हूं कि जो एसेट्स की वैल्यू 2:1, इसको लेख में कन्वर्ट कर देता हूं. मान लेता हूं करंट एसेट्स 2 लाख रुपए हैं, तो करंट लायबिलिटीज कितनी होगी, 1 लाख रुपए. रेशियो आ गया 2:1 का. अब मान लीजिएगा ये रफ वर्क है. आप लोगों को मैंने बताया कि गुड्स परचेज फ्रॉम XYZ या परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट मीन्स आप लोगों ने एक तो क्या हुआ, गुड्स इंक्रीज हुआ, आपका बिजनेस में क्या है, गुड्स इंक्रीज हुआ है. मान लेता हूं 50,000 का गुड्स इंक्रीज हुआ आप लोगों ने, और जो ये गुड्स परचेज किया वो क्या किया, क्रेडिट में परचेज किया है. और क्रेडिट परचेज मींस देयर इज ए क्रेडिटर्स ऑफ 50,000 आल्सो इंक्रीज. 50,000 के क्रेडिटर्स प्लस हो गए और 50,000 का गुड्स प्लस हो गया. जो इफेक्ट था वो पहले क्या था, 2 लाख एंड 1 लाख. गुड्स है वो किसका पार्ट है, इन्वेंट्री का, और इन्वेंट्री किसका पार्ट होता है, करंट एसेट्स का. इसका मतलब 50,000 ये 2 लाख पहले का था. टोटल करंट एसेट्स अपनी कितनी हुई, 2,50,000. ठीक है, 1 लाख का परचेज कर लेते हैं. आप लोगों को और प्रॉब्लम नहीं आएगी, और सिंपल तरीके से समझ में आएगा, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी. कितना हुआ, 1 लाख का गुड्स परचेज किया, तो करंट एसेट्स कितने की थी, 2 लाख. 1 लाख का परचेज कर लिया, मींस टोटल करंट एसेट्स कितनी होगी, द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स आफ्टर क्रेडिट परचेज इज 3 लाख. एंड वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स भी इंक्लूड होता है. पहले की करंट लायबिलिटी कितनी थी, 1 लाख. अब और क्रेडिटर्स परचेज कर लिया, कितने का, 1 लाख. तो टोटल करंट लायबिलिटीज कितनी हुई, 2 लाख. सॉल्व करोगे तो रेशियो आएगा 1.5:1. पहले का रेशियो क्या था, 2:1. इसका मतलब रेशियो आपका क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, या फिर अपन कह सकते हैं रिड्यूस, डिक्रीज. आपका बस आंसर यही रहेगा. आपको ये लिखना है फर्स्ट ट्रांजेक्शन, जैसे ये ट्रांजेक्शन परचेज ऑफ गुड्स ऑफ क्रेडिट, इसका आंसर आएगा डिक्रीज. क्यों डिक्रीज होगा, बिकॉज द सेम अमाउंट इन द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज विल बी इंक्रीज, सो इट विल बी, रेशियो विल बी डिक्रीज. दोनों में अमाउंट इंक्रीज हुई, इसका मतलब ये कभी नहीं होता है. जब जितने अमाउंट अपन एसेट्स में इंक्रीज करेंगे उतनी अमाउंट लायबिलिटी में, तो ओवरऑल जब रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी. मैंने आपको सोल्व करके बताया है. दोनों में 1 लाख रुपीज अपन ने क्या किया, प्लस किया था. पहले 2 लाख और 1 लाख था, अब कितना हो गया, 3 लाख और 2 लाख. 3 और 2 को सोल्व किया तो वैल्यू कितनी आई, 1.5:1. ये इसका इफेक्ट रहा. फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ. सेकंड ट्रांजेक्शन देखिएगा.
सेकंड दिया सेल परचेज ऑफ गुड्स अगेंस्ट चेक, आप लोगों ने गुड्स परचेज किया और उसके एवज में आपने क्या कर दिया, चेक पे किया है। जन एंट्री करोगे, क्या करोगे, परचेज अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। चेक पेमेंट किया तो आप एंट्री क्या करोगे, परचेज अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। पहले का रेशियो जो था वो क्या था, 2:1, मतलब मैं मान लेता हूँ द टोटल करंट एसेट्स इज 2 लाख एंड टोटल करंट लायबिलिटीज इज 1 लाख रुपीज। अब आप लोग मानते हैं कि अपन ने जो परचेज किया, मतलब इन्वेंट्री आप लोगों ने स्टॉक खरीदा है, वो कितने का खरीद लिया, मान लेता हूँ 1 लाख रुपीज का आपने स्टॉक परचेज किया। तो स्टॉक किसका पार्ट होता है, स्टॉक पार्ट होता है करंट एसेट्स का, और बैंक बैलेंस किसका पार्ट है, वो भी इसका है, करंट एसेट्स का। आपका स्टॉक 1 लाख रुपए प्लस हो गया क्योंकि आप लोगों ने स्टॉक परचेज किया, 1 लाख रुपए प्लस हुआ। इसके एवज में आपने क्या कर दिया, बैंक से पेमेंट किया है, तो 1 लाख रुपए बैंक का बैलेंस माइनस हो गया। तो वैल्यू क्या रहेगी, 2 लाख अपॉन 1 लाख। 2 कैसे, 2 + 1 3 -1 अगेन 2, तो 2 लाख अपॉन 1 लाख। रेशियो क्या रहा, 2:1। इसका मतलब नो चेंज। सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा, नो चेंज, नो चेंजेज। सिंपल सा ट्रांजेक्शन है। इस क्वेश्चन से आपका जो करंट रेशियो है उसका कंसेप्ट और क्लियर होगा और आपको ये पता लगेगा कि कौन कौन से आइटम अपन करंट रेशियो में, करंट एसेट्स में इंक्लूड करते हैं, कौन से आइटम करंट लायबिलिटीज में इंक्लूड करेंगे। इसीलिए ये पोर्शन नेक्स्ट लेवल पे आया और इसी को मैं सोल्व करवा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो इसका आंसर हुआ डिक्रीज फर्स्ट वाले का, सेकेंड वाले का आंसर हुआ ट्रांजेक्शन का नो चेंजेज। ओके, रीजन इसके अंदर जो होता है वो क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, इसके अंदर टोटल 6 पॉइंट दिए हुए, हाफ मार्क्स रिजल्ट का रहेगा, डिक्रीज लिखते ही हाफ मार्क्स मिलेंगे, और रिमेनिंग हाफ मार्क्स मिलेंगे आपको रीजन। इसके पीछे क्या रीजन था वो आपको रीजन लिखना है। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, इसमें आप लोगों ने लिखा कि बोथ साइड करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज विल बी इंक्रीज, सो रिजल्ट विल बी डिक्रीज, मींस रेशियो विल बी डिक्रीज। इन परचेज ऑफ गुड्स ऑन अगेंस्ट चेक नो चेंज, बिकॉज इसका आंसर क्या लिखोगे, एक तो किसकी बात हुई थी, बैंक बैलेंस, और दूसरा क्या हुआ था, गुड्स से क्या होगा, करंट एसेट्स आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। करंट एसेट्स किससे, गुड्स से, और बैंक से क्या होगी, करंट एसेट्स आपकी डिक्रीज होगी। बोथ आइटम गिव द इफेक्ट ऑन करंट एसेट्स, गुड्स विल इंक्रीज टू करंट एसेट्स and bank balance will be decreased to current assets, means there is no change in this transaction. रीजन शो करना जरूरी है। थर्ड नंबर की बात करते हैं, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 50,000। आप लोगों ने गुड्स सेल किया है और वो गुड्स सेल किया है 60,000 में किया है, और वो भी किस में किया है, क्रेडिट में। आप गुड्स सेल करते हो, एंट्री क्या करते हो, आप एंट्री करते हो जिस मान लिया XYZ को सेल किया है, क्रेडिट में सेल किया है, तो जिसको अपन बोलते हैं डेटर, डेटर्स अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री करते हो। इसके अंदर अपन बात करते हैं तो डेटर को जो आप लोगों ने सेल किया है, इसका इफेक्ट ओवरऑल क्या आएगा, सेल्स का मतलब स्टॉक है आप लोगों का, स्टॉक तो कितने रुपए का गया आप लोगों का, 50,000 रुपीज की वैल्यू दी है, कॉस्ट प्राइस, और डेटर बने वो कितने के बने, डेटर बने आप लोगों के 60,000। दोनों आइटम किसके हैं, करंट एसेट्स के। फॉर्मूला क्या था, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स थी पहले की, बिफोर this transaction the value of current assets was 2 lakh and current liabilities was 1 lakh rupees. After this transaction stock will decrease 50,000, 2 lakh में से 50,000 माइनस करोगे क्योंकि स्टॉक क्या है, करंट एसेट्स है, और डेटर क्या है, वो भी क्या है, करंट एसेट्स है। स्टॉक 50,000 माइनस करते ही सेल करते क्या हुआ, वैल्यू 2 लाख में से 50,000 माइनस होगी, मतलब क्या इफेक्ट आएगा, 2 लाख माइनस 50,000। और डेटर भी क्या होता है, करंट एसेट्स होता है, और करंट एसेट्स डेटर कितने इंक्रीज हुए, 60,000, तो यहां कितना करोगे, प्लस 60,000 अपॉन 1 लाख। वैल्यू क्या बनी, 250 माइनस किया, 60 प्लस किया, तो 2,10,000 डिवाइड बाई 1 लाख मीन्स 2.1:1। ये आपका रेशियो, ओवरऑल रेशियो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इसका इफेक्ट क्या आएगा, इंक्रीज। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बनेंगे वो ऐसे क्वेश्चन से, ऐसे पैटर्न से बन सकते हैं, इसलिए आप लोगों को इनका ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे। जैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे उस पैटर्न पे आप लोगों को क्या आएगा कि प्रॉब्लम पता लग जाएगी कि अपने को क्वेश्चन कैसे सोल्व करना चाहिए। इसलिए बेटा इस चीज को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज टू सेल ए फिक्स्ड एसेट्स एट ए स्लाइट लॉस। आप लोगों ने क्या किया,
फिक्स्ड एसेट सेल की है और वो भी लॉस पे किया है, फिक्स्ड एसेट्स को आप लोगों को लॉस हुआ उसके अकॉर्डिंग सेल कर दिया। जब फिक्स्ड एसेट्स अपन सेल करते हैं तो कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, देखिएगा। फिक्स्ड एसेट सेल की सेल करोगे, आप एंट्री करोगे केस अकाउंट डीआर, केस अकाउंट डीआर, जिसको जन एंट्री आती है उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। टू फिक्स एसेट्स, ठीक है, रफ वर्क है, इसको शो नहीं करना है, एग्जाम ये चीज नहीं बतानी, आपको रीजन बताना है। मैंने ये ट्रांजेक्शन दिखाया आप लोगों को समझाने के लिए। तो केस और फिक्स्ड एसेट्स, इसका मतलब केस आप लोगों ने जैसे सेल किया, केस तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। मान लीजिए हम 50,000 60,000 कितने का भी है तो 60,000 का केस इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ। फिक्स्ड एसेट्स मान लेता हूँ 50,000 की फिक्स्ड एसेट्स 70 या 1 लाख रुपए की फिक्स्ड एसेट्स को आपने सेल कर दिया, फिक्स्ड एसेट्स क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। ये तो इफेक्ट है। अब अपन बात करते हैं करंट रेशियो के अंदर। करंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स इज 2 लाख एंड करंट लायबिलिटीज इज 1 लाख रुपीज। 2:1 के अकॉर्डिंग अपने वैल्यू एज्यूम कर ली है, रेशियो वही रखना है। अब यहां देखिएगा जो केस है वो क्या हुआ, 60,000 इंक्रीज हुआ, और केस किसका पार्ट होता है, करंट एसेट्स का, ये करंट एसेट्स है। इसका मतलब 60,000 इसमें प्लस करना है। और वैल्यू जो कम हुई है वो किसकी हुई है, फिक्स्ड एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट्स तो करंट रेशियो में आता ही नहीं है, मतलब माइनस करने वाला वो पॉइंट है जो फिक्स्ड एसेट्स गई है वो ना ही तो करंट एसेट्स में आएगी ना ही करंट लायबिलिटीज में, बिकॉज इट इज फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स करंट रेशियो में नहीं आती है, तो फिक्स्ड एसेट्स यहां नहीं आएगा। ओवरऑल इफेक्ट बस इतना ही बनेगा इस रेशियो में, 2,60,000 डिवाइड बाई 1 लाख, द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज मींस रेशियो इज 2.6:1। ओवरऑल रेशियो क्या हुआ, पहले 2:1 था, अब कितना हो गया 2.6:1, मींस रेशियो क्या हुआ, इंक्रीज, इंक्रीज होगा, इंक्रीज। ये इसका आंसर आया। नेक्स्ट है टू बोरो मनी और ए प्रोमिसरी नोट बीपी। आपने किसी एक पार्टी को बीपी इशू कर दिया कि भाई मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, और उससे आप लोगों ने अमाउंट ले लिया, बोरो कर लिया आपने कुछ अमाउंट। आप लोगों को इसका एग्जांपल मैंने पहले बताया था कि जो एक दूसरे के अकाउंट है, अकोमोडेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, 11th क्लास में पढ़ा आप लोगों ने। तो देखिएगा कैसे, जैसे ये ए है, इसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, ये बी के पास में गया, बी को बोला मुझे कुछ पैसे चाहिए, बी ने कहा मैं दे तो दूं लेकिन मेरे को तेरे पे बिलीव नहीं है, या कोई भी रीजन होगा। तो इसने क्या किया कि इसने कहा कि एक काम कर, तू मुझे बीपी दे दे। इसने इसको क्या दिया, बीपी दिया, और बदले में इसने क्या दे दिया, इसको कैश दे दिया। ठीक है, मनी बोरो की है, क्वेश्चन में लिखा हुआ इसलिए। हालांकि बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो किसके लिए होता है, यदि अपन लोग किसी को गुड सेल करते हो क्रेडिट में तो उस टाइम पे होता है, लेकिन यहाँ पे मनी की बात हुई है। यहाँ पर इसने क्या कर लिया, 50,000 रुपीज बीपी ले लिया और 50,000 का केस दे दिया बी ने ए को। अपन ए की बात कर रहे हैं। अपना जो रेशियो था वो करंट रेशियो अपॉन करंट एसेट्स वैल्यू थी 2 लाख अपॉन 1 लाख। अब इसका इफेक्ट हुआ, आप लोगों ने क्या कर दिया, केस की बात कर रहे हैं। केस की जब बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा कि केस अपने क्या होती है, करंट एसेट्स होती है। जितना रुपया केस लिया उतने रुपए का बिल दिया है, और बीपी अपनी क्या होती है, करंट लायबिलिटीज होती है। दोनों वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो क्या रेशियो इंक्रीज होगा, नहीं। देखिएगा कैसे, यहां पे कितनी हुई वैल्यू, यहां वैल्यू 2,50,000, करंट एसेट्स कितनी होगी, केस इंक्रीज हुआ तो 250, लायबिलिटी कितनी होगी 150। सॉल्व कर लेते हैं, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 अपॉन 3 करोगे तो 3, 1.666 कुछ ऐसा बन रहा है। कहने का मतलब पहले का रेशियो क्या था 2:1, इसका रेशियो क्या था 2:1, अब रेशियो क्या है 1 पॉइंट कुछ है, मतलब ओवरऑल 2 से वैल्यू कम आ रही है, मतलब अपना रेशियो डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज होने के पीछे क्या है कि दोनों की वैल्यू जब इंक्रीज होती है, किसकी, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, तो ओवरऑल रेशियो क्या होगा अपना, डिक्रीज होगा। उसका आंसर क्या होगा, डिक्रीज। इफेक्ट लिखोगे, because current assets and current liabilities both side will be increased, because there is the case that will increase to current assets and there is BP that will increase to current liabilities। ये इफेक्ट डालना है आपको, ये पॉइंट लिखना है। ये बात हुई करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की। उसके बाद बात करते हैं टू गिव ए प्रोमिसरी नोट टू ए क्रेडिटर्स। अपन लोगों ने क्या किया, एक क्रेडिटर्स है ए, आप लोगों ने किसी से गुड्स परचेज किया है, मान लेता हूं परचेज किया तो आपने एंट्री की होगी परचेज अकाउंट डीआर टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ये एंट्री पहले हो चुकी है, ये ट्रांजैक्शन अपना हो चुका है, 50,000 का क्रेडिटर संभाल लेते हैं। अब आपने क्या कर दिया, इस क्रेडिटर्स को बीपी दे दिया,
देखो क्या दिया, टू गिव ए प्रोमिसरी नोट टू ए क्रेडिटर्स, एक क्रेडिटर्स को बीपी दिया है, आप एंट्री करोगे क्रेडिटर्स अकाउंट या टू बीपी अकाउंट। अब क्रेडिटर्स क्या है, क्रेडिटर्स आप लोगों की करंट लायबिलिटीज है, बीपी क्या है, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल भी आपकी करंट लायबिलिटीज है। क्रेडिटर्स आप लोगों को कम हुए और बीपी आप लोगों की इंक्रीज होगी, ये तो क्या हुआ डिक्रीज हुआ है और ये क्या हुआ इंक्रीज, दोनों करंट लायबिलिटीज में इफेक्ट हुआ। तो इसका मतलब करंट लायबिलिटीज पहले तो प्लस हुई फिर माइनस हुई, मींस देयर इज नो चेंज इन द करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स एज इट इज है, करंट लायबिलिटीज भी दोनों इफेक्ट एज इट इज कर देते हैं। तो इसका मतलब नो चेंज इन दिस ट्रांजेक्शन ऑल्सो, नो चेंजेज। इस तरीके से आपको हर एक ट्रांजेक्शन को देखना है कि कौन से ट्रांजेक्शन से अपना क्या इफेक्ट आएगा और किस तरीके से अपन इन ट्रांजेक्शन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में कोई भी रेशियो दिया होगा, 6 का ए सोल्व किया, 6 का बी आपके सामने है, आप लोगों को ये करना चाहिए। अब तक आप लोग वीडियो देख चुके हो, समझ चुके हो, अब वीडियो को यहीं पॉज करना चाहिए और रोक देना चाहिए, उसके बाद इसको खुद सोल्व करके देखो कैसे होता है। फिर यदि आपको नहीं समझ में आए तो मैं कंटिन्यू क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप लोग इसको चेक कर सकते हो कि क्या आपने वही इफेक्ट किए कि नहीं किए जैसे मैं कर रहा हूँ। इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज, बेटा कुछ एक क्या होता है, बस वीडियो ऑन कर लेते हैं, बैठे बैठे सुन लेते हैं, सुनने से कभी नहीं आता। दूसरे चाहे से मैं बोल रहा हूँ जैसे और कोई बोलेगा, उससे आप लोगों को बस इतना ही हो सकता है कि आप सुनने की प्रैक्टिस कर सकते हो। जब तक सेल्फ एफर्ट नहीं करोगे तब तक कभी समझ में नहीं आएगा। 6 का भी है, रेशियो क्या दिया, करंट रेशियो इज 2.5:1, देन करंट रेशियो, ये वैल्यू एज्यूम कर लेता हूँ 2,50,000 अपॉन 1 लाख, रेशियो क्या बना 2.5:1, ये अपनी वैल्यू दी हुई है। करंट एसेट्स कितनी है 2.5, करंट लायबिलिटीज कितनी है 1 लाख। इसके अकॉर्डिंग अपन ने कर लिया। फर्स्ट पेमेंट टू ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल को आपने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। ट्रेड पेएबल का मतलब क्या होता है, बीपी एंड क्रेडिटर्स दोनों क्या होते हैं। ट्रेड पेएबल अपनी क्या है, ट्रेड पेएबल अपनी लायबिलिटी है, लायबिलिटीज, और पेमेंट किया तो दूसरा क्या हुआ केस, केस क्या अपनी करंट एसेट्स है, ये क्या है करंट लायबिलिटीज है। पेमेंट किया, अपनी लायबिलिटी ड्यू थी उसका आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने से क्या हुआ आपकी लायबिलिटी कम हो गई, डिक्रीज हुई है। और केस में पेमेंट किया, पहले का जो भी केस था उसमें से कुछ केस चला गया, केस भी आपका करंट एसेट्स भी क्या हुई डिक्रीज हुई। मान लेते हम वैल्यू नहीं दी इक्वेशन में, आप एज्यूम कर सकते हो, मैंने मान लिया 50,000 है, पहले का रेशियो क्या था 2,50,000, 250 में से 50 माइनस की तो वैल्यू कितनी रहेगी करंट एसेट्स की, करंट एसेट्स भी कम हुआ है ना, तो 2 लाख वैल्यू रहेगी। ऐसे करंट लायबिलिटीज पहले कितना था 1 लाख, करंट लायबिलिटीज भी क्या हुई है कम हुई है, इसमें भी 50,000 कम कर देता हूँ, वैल्यू कितनी रहेगी 50,000। सॉल्व करोगे वैल्यू रेशियो क्या आएगा 4:1, पहले का रेशियो क्या था 2.5:1, मीन्स रेशियो क्या होगा इंक्रीज होगा। अभी पहले वाले क्वेश्चन में दोनों जब प्लस हो रहे थे तो रेशियो डिक्रीज हुआ, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो रेशियो क्या होगा इंक्रीज होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा इंक्रीज, इंक्रीज। रीजन शो करोगे तो रीजन क्या शो करोगे, बिकॉज इन दिस ट्रांजेक्शन केस and trade payable both side will be decrease in current assets and decrease in current liabilities, so overall effect will be increase, means current ratio will be increase। ये effect देना है आपको, ये रीजन शो करना है। ओके, सेकंड ट्रांजेक्शन करते हैं, सेल मशीनरी अगेंस्ट चेक। आप लोगों ने क्या किया, एक चेक ले लिया, चेक लिया है और मशीनरी कर देता हूं, ये मशीनरी आपने मशीन सेल की है, मान लेता हूँ कितने भी रुपए की होगी 50,000 की मशीन आपने सेल कर दी, तो मशीन की वैल्यू क्या हो गई कम हो गई, डिक्रीज हुई है। और उसके एवज में चेक लिया है, तो चेक का मतलब क्या होगा बैंक, बैंक का अकाउंट का मतलब क्या होता है करंट एसेट्स, ये क्या हो गया चेक लिया तो ये इंक्रीज हुआ है, करंट एसेट्स तो इंक्रीज हुआ। और मशीनरी कौन सा अकाउंट है, करंट लायबिलिटीज या करंट एसेट्स, दोनों ही नहीं है, मशीनरी है फिक्स्ड एसेट्स, इसका मतलब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओवरऑल सिर्फ करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, बाकी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। पहले 2,50,000 थी, अब इसमें 50,000 का आप लोगों ने चेक रिसीव किया तो करंट एसेट्स हो गई 3 लाख और रेशियो करंट लायबिलिटीज का 1 लाख है, रेशियो बना 3:1 या 3:1। ओवरऑल क्या होगा इफेक्ट इंक्रीज होगा, इसमें भी इंक्रीज। मेरे हिसाब से अभी तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि कैसे सोल्व करना चाहिए।
थर्ड, सेल ऑफ इन्वेंट्री एट लॉस ऑन क्रेडिट। आप लोगों ने स्टॉक सेल किया है, वो भी लॉस में किया है और क्रेडिट में किया है। सेल ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री सेल करने का मतलब एक तो अकाउंट हुआ स्टॉक का, और उस स्टॉक को लॉस में सेल करना, क्रेडिट में करना है। एक तो अकाउंट हुआ स्टॉक का, स्टॉक का मान लेता हूं वैल्यू में 1 लाख रुपए मान लेता हूं। आप लोगों ने स्टॉक सेल किया है, तो स्टॉक क्या किया, सेल ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री सेल कर दी एट ए लॉस, लॉस में सेल किया ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में स्टॉक सेल करने का मतलब क्या होता है कि क्रेडिट में आप लोग किसी को सेल करोगे तो आपका डेटर बनेगा। तो दूसरा इफेक्ट क्या है, डेटर, डेटर क्या हुए, इंक्रीज हुए। पहले अब लॉस में क्या होगा, कैसे भी क्या होगा, मान लो ये 1 लाख रुपए है, तो डेटर मान लेता हूँ 50,000 लॉस में कर दिया, 50,000 की डेटर बने, तो डेटर तो इंक्रीज हुआ है और स्टॉक डिक्रीज हुआ है। अब देखो स्टॉक क्या होता है, करंट एसेट्स, डेटर क्या होते हैं, करंट एसेट्स। इफेक्ट डालते हैं, पहले की वैल्यू कितनी थी, 2,50,000, 250 में स्टॉक की वैल्यू 1 लाख रुपीज कम करनी है और डेटर की वैल्यू 50,000 इंक्रीज करनी है। ठीक है, लायबिलिटी एज इट इज है 1 लाख। इस फैक्ट देखते इसका 250 प्लस 50,000 मीन्स 3 लाख माइनस 1 लाख इक्वल टू 2 लाख डिवाइड बाई 1 लाख इक्वल टू 2:1। पहले का रेशियो क्या था, 2.5:1, अब रेशियो क्या है 2:1, मीन्स डिक्रीज, डिक्रीज हुआ है रेशियो, बिकॉज बोथ अकाउंट stock and debtor affect to current assets but more current assets will be decrease, क्योंकि यहाँ पे लॉस में अब 4 रुपए का आइटम 3 रुपए में भी सेल करे, मैंने तो ज्यादा लॉस किया है, 4 रुपए का आइटम 3 में भी करे तो ओवरऑल एसेट्स तो पहले से कम ही होनी है, तो कम होनी है तो इसका मतलब क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैश कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल से आप लोगों ने क्या कर लिया, कैश कलेक्ट किया है। इफेक्ट लिखो ऐसे ही, सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, डेटर एंड बीआर, तो एक तो डेटर लिख देता हूं मैं, और कैश कलेक्ट किया है इसका मतलब एक कैश लिख देता हूं। देखो कैश कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और बीआर दोनों थे, दोनों ले लेता हूं, चलो ठीक है। अब मान लेता हूं कि अपन लोगों के पास में जो डेटर थे वो मान लेता हूं 50,000 के थे और उनसे कैश कितना कलेक्ट हुआ, वो भी 50,000 ही हुआ है। तो डेटर जितने भी थे उनमें से 50,000 का कैश कलेक्ट कर लिया, इसका मतलब डेटर को क्या करोगे, कम करोगे, डेटर की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और कैश कलेक्ट किया आप लोगों ने तो कैश आप लोगों का क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैश क्या होता है, करंट एसेट्स होती है, डेटर क्या होता है, ये भी करंट एसेट्स। पहले तो डेटर क्या होगा, 50,000 से डिक्रीज होगा, फिर करंट एसेट्स 50,000 से इंक्रीज होगी, ओवरऑल करंट एसेट्स में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 250 में पहले 50 डिक्रीज करोगे, फिर 50,000 इंक्रीज करोगे, वापस वैल्यू वही आ जाएगी, करंट लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं है, मीन्स नो चेंज, नो चेंज। इस तरीके से आपको हर एक पॉइंट देखना है और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को देखना है कि वैल्यू क्या चेंज करती है, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, नोट अल्टर या नो चेंज, इसके अकॉर्डिंग आप करोगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया फिफ्थ, बीआर डिसओनर। बीआर डिसओनर की यदि अपन बात करते हैं तो पहले अपने पास में कुछ बीआर थे, बिल्स रिसीवेबल बीआर थे, मान लेता हूं 50,000 के, अब वो डिसओनर हो गए। बीआर किसी पर्सन से अपन लेते तो वो होता है डेटर, जब डिसओनर होता है तो वो बीआर का बैलेंस किस में चला जाता है, वापस डेटर में चला जाता है, इसका मतलब वापस क्या बन गए, डेटर्स बन गए। 50,000 बीआर डिक्रीज करेगा और डेटर इंक्रीज करेगा, दोनों किसके आइटम है, करंट एसेट्स के, मीन्स नो चेंज। इश्यू ऑफ शेयर, शेयर इश्यू किए तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल अपनी करंट एसेट्स भी नहीं है, करंट लायबिलिटीज भी नहीं है, लेकिन कैश अपना करंट एसेट्स है। ओवरऑल सिर्फ कैश इंक्रीज हुआ है और कैश इंक्रीज होता है तो किस में आता है, करंट एसेट्स में, मीन्स इंक्रीज, इंक्रीज। इश्यू ऑफ शेयर अगेंस्ट परचेज ऑफ बिल्डिंग, यहां आप लोगों का अलग कंसेप्ट बनेगा। देखो पहले वाला क्या था और ये वाला क्या है, दोनों समझा रहा हूं। इश्यू ऑफ शेयर बस इतना ही दिया है, इसका मतलब इसमें दो अकाउंट हुए, एक तो अकाउंट बना कैश का और दूसरा बना शेयर का, शेयर कैपिटल। कैश इश्यू ऑफ शेयर किया तो शेयर भी इंक्रीज हुए और कैश भी इंक्रीज हुआ। कैश क्या है, करंट एसेट्स है, जबकि ये कुछ नहीं है, ना ही तो करंट एसेट्स है ना ही करंट लायबिलिटीज।
इस केस के अंदर आपने देखा, इस केस के अंदर क्या हुआ, करंट एसेट्स इंक्रीज हुई है, करंट एसेट्स इंक्रीज हुई तो रेशियो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, अपन ने इंक्रीज लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, इश्यू ऑफ शेयर अगेंस्ट परचेज ऑफ बिल्डिंग, मतलब आप लोगों ने केस के बजाय अब क्या आई है, यहाँ पर बिल्डिंग आई है। बिल्डिंग आई तो बिल्डिंग भी क्या है, ना ही तो करंट एसेट्स है ना ही करंट लायबिलिटीज है, बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स होती है, तो मतलब इसका भी कोई इफेक्ट नहीं है और इसका भी कोई है, तो नोट अल्टर, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नो चेंज। रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर, आपने क्या कर दिया, डिबेंचर का पेमेंट कर दिया। डिबेंचर की जो वैल्यू थी, मान लेता हूं कि डिबेंचर पहले 50,000 के थे, अब उसका पेमेंट किया है, एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। 50,000 से बैंक बैलेंस कम हुआ है, डिबेंचर ना ही तो करंट एसेट्स है ना ही करंट लायबिलिटीज, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसका इफेक्ट आएगा, ये करंट एसेट्स है वो डिक्रीज हुई है, इसका मतलब करंट एसेट्स इसको कम करोगे तो ये डिक्रीज होगा, डिक्रीज। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन देख रहे हैं। इन क्वेश्चन को करने का बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे इसकी एंट्री होती है। इससे आप लोगों का बेनिफिट बनेगा और आप लोगों के और ज़्यादा अच्छे से कमांड बनेगी सब्जेक्ट के ऊपर, आप लोगों को ये इम्प्रूव होगा और रेशियो सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज बस अपन इस वीडियो के अंदर इतना ही करेंगे, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।